দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। है ना। अच्छा देखो, हम लोग ब्रांच पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 5 एक किया था। मतलब ब्रांच में जितने सारे मेथड है, और लास्ट दिन हम लोगों ने ट्रेडिंग पीएल मेथड सीखा पाए थे। हाँ, ट्रेडिंग पीएल मेथड सीखा था और उस पे क्वेश्चन किया था। उस पे जो भी क्वेश्चन था आप लोगों ने कर लिया। अब देखो हम लोग यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7, ये हमारा नीवा है, ये करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, किस टॉपिक पे, मतलब किस मेथड पे है। क्या बोला है देखो, अर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेडर्स इन घी एंड ऑयल, ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल। अच्छा, अर्नोल्ड ऑफ दिल्ली, दिल्ली में कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अर्नोल्ड। वो क्या करती है, घी और ऑयल ये सेल करती है। ठीक है, घी एंड ऑयल। इट हैज अ ब्रांच एट लखनऊ। ठीक है, तो इनका लखनऊ में एक ब्रांच भी है। ही डिस्पैच 25 टीन ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 1000 पर टीन। तो ये जो मतलब क्या बोले, हेड ऑफिस जो है, ये अपने ब्रांच को क्या सेंड करती है, ऑयल एज वेल एज घी भी, क्योंकि ये दोनों चीजों में ही ये डीलिंग्स करती है। तो कितना ऑयल सेंड करती है, 25 टीन, टीन में ऑयल सेंड करती है, जिस पर टीन का प्राइस है 1000 रुपीज। पर टीन का प्राइस है 1000 रुपीज। और 15 टीन ऑफ घी, जो कि 1500 पर टीन करके है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के फर्स्ट डे सेंड करती है। ठीक है, हर मंथ के फर्स्ट डे सेंड करती है। तो अगर हम लोग ईयरली कैलकुलेशन करेंगे, वैसे पता नहीं है ईयरली करना है कि क्या करना है, वो तो जब तक हम लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। अगर ईयरली होता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ईयरली होता है तो कितना टीन जो है ऑयल और कितना टीन जो है घी, ये ट्रांसफर होगा, मतलब जो है सेंड किया जाएगा। बता सकते हो, अगर ये क्वांटिटी में जो सेंड होता है, ये तो प्राइस है एट द रेट। ठीक है, 25 टीन हर मंथ के 1 तारीख को और 15 टीन हर मंथ के 1 तारीख को ऑयल और घी सेंड किया जाता है। एक टीन का कॉस्ट है 1000 और एक टीन घी का है 1500। तो ईयरली कितने टीन भेजे जाते हैं, ईयरली कितने रुपए के ऑयल और घी भेजे जाते हैं, कैसे मिलेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि अब ये तो हर मंथ के फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ये जो सेंडिंग वैल्यू है ये फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है। अगर हमें पूछा जाए कि तो ईयरली कितना डिस्पैच होता है फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, देन अमाउंट बताओ या नंबर ऑफ टीम्स कुछ भी बता दो कि कितना होगा। বলো। যদি প্রত্যেক মাসের প্রথম দিন যদি 25 টিন ঘি আর 25 টিন অয়েল আর 15 টিন ঘি দেওয়া হয়, তাহলে পুরো বছরে কত টাকার জিনিস পাঠানো। বলো। এটা তো এমন কিছু কঠিন জিনিস জিজ্ঞাসা করিনি। কিছু তো বলো, ভুল হোক যাই হোক। আরে বলো, কিছু তো বলো, ভুল হলে হবে। আচ্ছা, কলিকার আওয়াজ পাচ্ছি না, মেসেজ করেছো। 5,70,000। ठीक है सर, 5,70,000 ईयरली ट्रांसफर होगा, इंटू 12 करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 12 करने से
इंटू 12 करने से हमें पता चल जाएगा कि ईयरली कितने वैल्यू का स्टॉक जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है, द ब्रांच इनकर सम एक्सपेंडिचर विच इज मेड आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। बोल रहा है ब्रांच का जो एक्सपेंडिचर होता है वो अपने कलेक्शन से पे करता है। दैट मीन्स कि जो सेल होता है वहां सेल होने से कलेक्शन होगा, वो अमाउंट जो कलेक्ट होता है उसी से वो अपना एक्सपेंस पे करता है। दिस इज इन एडिशन टू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। तो ऐसा नहीं है कि ओनली कलेक्शन से ही पे होता है, हेड ऑफिस भी इसका एक्सपेंसेस पे करती है। ये एडिशन है, दिस इज एडिशन टू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जो एक्सपेंडिचर पे कर रहा है उसके अलावा भी ब्रांच खुद से भी पे करे। मतलब अगर नॉर्मल सा बात कहें तो ब्रांच अपने से भी पे करता है एज वेल एज हेड ऑफिस भी इसके बिहाफ में जो है एक्सपेंसेस को पे करता है। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये टेबल देखो, टेबल पढ़ के समझना पड़ेगा कैसे दे रखा है। बोल रहा है फॉलोइंग आर द डिटेल्स। दिल्ली हेड ऑफिस है, ठीक है, लखनऊ ब्रांच है। परचेज, तो दिल्ली ब्रांच में घी परचेज होता है इतना, ऑयल परचेज होता है इतना। यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, डैश डैश, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रांच खुद से परचेज नहीं करता है। लखनऊ के पास, लखनऊ ब्रांच में जो घी और ऑयल आता है फॉर सेल पर्पस वो फ्रॉम हेड ऑफिस आता है, खुद से ये परचेज नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंस, हेड ऑफिस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इतना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो अमाउंट हमारा ट्रेडिंग में जाना चाहिए। अब मुझे पता नहीं है कि ये ट्रेडिंग पीएल मेथड है कि क्या है, वो तो आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हेड ऑफिस का डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। सेल्स देखो, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। अच्छा, लखनऊ ब्रांच का जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है वो है इतना। अच्छा, फिर बोल रहे हैं सेल्स, घी का सेल ऑयल का सेल, सेल दोनों करते हैं, हेड ऑफिस भी करता है ब्रांच भी करता है। हेड ऑफिस का घी का सेल, हेड ऑफिस का ऑयल का सेल, ब्रांच में घी का सेल ब्रांच में ऑयल का सेल। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल, बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो कलेक्शन हुआ है लखनऊ ब्रांच में इंक्लूडिंग कैश सेल, मतलब ये कैश कलेक्शन भी है एज वेल एज ये हम लोग का ये क्रेडिट जो मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो होता है इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल का कलेक्शन एज वेल एज कैश सेल का कलेक्शन ये है यहाँ पर, ठीक है, दोनों मिक्स्ड अप करके दिया है। रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है, ब्रांच जो है हेड ऑफिस को रेमिट जो करता है 6,13,250, ब्रांच ने हेड ऑफिस को रेमिट किया है 6,13,250, जबकि ब्रांच का कलेक्शन इतना हुआ है लेकिन उसने रेमिट इतना ही किया है। इसका मतलब बाकी अमाउंट कहाँ गया होगा? बाकी अमाउंट उसने एक्सपेंस पे किया होगा। सोच के देखो, क्वेश्चन में हमें बोला था कि ब्रांच का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो हेड ऑफिस भी पे करता है एज वेल एज कुछ अमाउंट ब्रांच भी पे करता है। तो अगर ब्रांच के पास कलेक्शन इतना हुआ लेकिन ब्रांच ने रेमिट ओनली इतना ही किया, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ये अच्छा हाँ, जो बता रहे थे इससे देखो हमें क्या पता चलेगा कि कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर ये दे रखा है और रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस ये दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब ब्रांच ने कुछ अमाउंट ये कलेक्शन से यूज कर लिया होगा अपना एक्सपेंसेस पे करने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिल्ली और लखनऊ दो अलग अलग डिटेल्स दिया हुआ है। दिल्ली और लखनऊ का अलग अलग डिटेल्स दिया हुआ है। दिल्ली में घी का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग डेट है ये क्लोजिंग डेट है, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। डेटर ओपनिंग, क्लोजिंग में यहाँ पर नहीं दिया है कुछ भी। कैश इन हैंड ओपनिंग क्लोजिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ओपनिंग क्लोजिंग, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग। लखनऊ ब्रांच का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, डेटर यहाँ पर ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग में हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी हमें डेटर का क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। कैश ऑन हैंड, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ओपनिंग क्लोजिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
यहाँ पर दिए हुए हैं कि 1/1/2001 में 6,02,750 का परचेज हुआ है। अच्छा, यहाँ प्लांट मशीनरी कुछ क्यों नहीं दिया है पता है? ये लखनऊ ब्रांच है और ब्रांच के पास नॉर्मली प्लांट मशीनरी वगैरह नहीं होता है। ठीक है, जो भी मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड काम होता है मशीन में या प्लांट में, वो मेनली हेड ऑफिस में ही होता है। इसीलिए प्लांट मशीनरी यहाँ पर डिटेल्स कुछ नहीं दिया है, ये दोनों जगह को ब्लैंक रखा है। प्लांट मशीनरी पूरा का पूरा हेड ऑफिस में होता होगा। और यहाँ पर बोला है प्लांट मशीनरी जो है न्यूली परचेस्ड भी है 6,02,750 का। अच्छा, अब यहाँ पर मैं प्रिपेयर क्या करने बोला है, ये देखो और भी आगे कुछ दिया है, काफी बड़ा है क्वेश्चन। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन फर्नीचर फिटिंग्स 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15%। अब बोल रहा है कि डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है फर्नीचर फिटिंग्स पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, ऑलरेडी एडजस्टेड इन द अबव फिगर। ये ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, मतलब डिप्रिशिएशन जो है ऑलरेडी एडजस्ट एडजस्ट किया हुआ है, ऐसा बोल रहा है। द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, whereas the general manager is entitled 10% commission on overall company profits after charging such commission। बोल रहा है कि ब्रांच मैनेजर का 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, ब्रांच मैनेजर को कमीशन मिलेगा और दूसरा जनरल मैनेजर को कमीशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, कितना परसेंटेज में मिलेगा, वो डिटेल्स दिया है। जनरल मैनेजर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 2,000 पर। जनरल मैनेजर को सैलरी मिलता है 2,000 पर मंथ करके। जनरल एक्सपेंसेस इनकट बाय हेड ऑफिस 24,000। प्रिपेयर क्या करने बोल रहा है, ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाना है। जैसे ही बोल दिया ब्रांच अकाउंट, इसका मतलब ये डेटर मेथड है। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड में हमें 7 लेजर्स बनाने होते हैं। यहाँ पर बोला है ब्रांच अकाउंट यानी डेटर मेथड हमें फॉलो करना है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर द अर्नोल्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग को अर्नोल्ड यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग पीएल बना के देना है, एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन, जहां पर हमें ब्रांच ट्रांजैक्शन दिखाना नहीं। तो पहले हम लोग अपना ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बाकी जो है पोर्शन उसको करेंगे। तो पहले बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। अच्छा, ठीक है, देखो अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ अर्नोल्ड ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, अभी हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर से रिकॉल हो जाएगा। हम लोग बनाएंगे लखनऊ ब्रांच अकाउंट। ठीक है, लखनऊ ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। अब ये ब्रांच अकाउंट जब क्वेश्चन में बोल रहा है, इसका मतलब हमें डेटर मेथड फॉलो करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो डेटर मेथड में क्या होता है, डेटर मेथड में हम लोग लिखते हैं ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल, इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ओपनिंग एसेट लायबिलिटी क्या है, क्योंकि डेटर मेथड में क्या होता है, डेटर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि ब्रांच हम लोग का क्या है, डेटर है। ठीक है, ब्रांच को हम लोग अपने डेटर की तरह ट्रीट करते हैं। उसे हम लोग ऐसे सोचते हैं कि डेटर से हमारा क्या ओपनिंग रिसीवेबल है और क्लोजिंग रिसीवेबल है, इस तरीके से ही लिखते हैं ना। तो देखते हैं, देखो हमारे पास डिटेल्स क्या क्या है लखनऊ ब्रांच के रिगार्डिंग। तो ये देखो लखनऊ ब्रांच के रिगार्डिंग हमें पहले ये टेबल में हम लोग आएंगे जहां पर लखनऊ बोल के दिया हुआ है, यानी ब्रांच का डिटेल्स दिया हुआ है। तो देखो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, घी और ऑयल का। ओपनिंग डेटर देखो, ओपनिंग स्टॉक ये भी करंट एसेट है, ये दोनों ही ओपन डेटर ये भी करंट एसेट है, कैश इन हैंड ये भी करंट एसेट है, फर्नीचर फिटिंग्स ये भी करंट एसेट है। प्लांट मशीनरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि प्लांट मशीनरी हमेशा जो है वो हम लोग का हेड ऑफिस में रिलेट करेगा। ठीक है, प्लांट मशीनरी कभी भी नॉर्मली ब्रांच के पास नहीं होता है जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ ना बताए। तो यहाँ ब्लैंक रखने का मतलब है कि इनके पास है नहीं प्लांट मशीनरी, नॉर्मली हेड ऑफिस के पास होता है। तो हम लोग ये वाला डिटेल्स लिख लेते हैं, ओपनिंग जो भी डिटेल्स हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीटी, ऐसे लिखा जाता है। क्लोजिंग को बाई बैलेंस बोल के लिखते, पहले ओपनिंग जो भी डेटा है वो लिख लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग
स्टॉक उसमें आ जाएगा घी, ऑयल, ठीक है। घी है कितना देखते हैं, 17,000, ऑयल 27,000। डेटर कैश ऑन हैंड, डेटर है 75,750, कैश ऑन हैंड है 7,540। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग 6,250। प्लांट मशीनरी का कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि प्लांट मशीनरी इनके पास है ही नहीं, ठीक है, वो हेड ऑफिस के पास है। अब क्लोजिंग वाला भी लिख लेंगे, इधर क्लोजिंग वाला भी है, तो इसको ये देखो मेरा यहाँ पर तो पेज खत्म हो गया, हम नेक्स्ट पेज में करेंगे क्योंकि क्लोजिंग तो हमें नीचे के साइड में लिखना पड़ेगा ना, तो इतना जगह रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी। अब क्लोजिंग में क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो घी ऑयल स्टॉक है, स्टॉक में है घी ऑयल। अच्छा घी में देखो कितना है, 13,250, ऑयल 44,750। घी ऑयल, इसके बाद डेटर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा वर्किंग नोट बना के। तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर अभी नहीं दे रहे, जो नंबर होगा वो लिख देंगे। डेटर हमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट जरूर करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क दिया है मतलब होगा क्लोजिंग डेटर। कैश ऑन हैंड 12,350, फर्नीचर फिटिंग्स 5,625। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें लिखना पड़ता है अगर कुछ ओपनिंग में हमारा लाइबिलिटी होगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी नहीं दिया है, ना तो ओपनिंग ना तो क्लोजिंग, और क्या लिखना पड़ता है, हम लोग लिखते हैं मतलब टू गिवन और बाय रिसीव, ठीक है। मतलब हेड ऑफिस इसको कैसे ट्रीट करा अपने डेटर की तरह, डेटर से क्या मिला, डेटर को हम लोगों ने क्या दिया। अब देखेंगे कि जो हेड ऑफिस है उन्होंने अपने ब्रांच को क्या क्या दिया है, ठीक है। हेड ऑफिस जो है उन्होंने अपने ब्रांच को क्या क्या दिया है वो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, इस टेबल में मिलेगा, देखो। तो यहाँ पर लखनऊ ब्रांच का बाकी डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। लखनऊ ब्रांच का एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किया है 14,250, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक बोल के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ जगह मिल जाएगा, ये वाला लिख लेते हैं, टू बैंक एक्सपेंस 14,250। अच्छा और क्या किया है देखते हैं। ये तो सेल है दोनों का, ठीक है। सेल तो हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ये तो डेटर अकाउंट की तरह ट्रीट हो रहा है ना, मतलब हेड ऑफिस को ब्रांच से कितना रेमिटेंस मिला वो लिखना पड़ेगा। रेमिटेंस है 6,13,250, ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बैंक रेमिटेंस 6,13,250, 6,13,250, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखना पड़ेगा, ये देखो ये रिसिप्ट और ये पेड हो गया। अच्छा कितना स्टॉक ट्रांसफर हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा, गुड सेंट, ठीक है। देखते हैं कितना गुड सेंट किया गया है, वो हमें एकदम यहाँ दिया था स्टार्टिंग में, कितना गुड सेंट हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ऑयल 25 टीन एट द रेट ऑफ 1,000 इंटू 12 मंथ्स, तो पूरे ईयर का हमें पता चल जाएगा, ठीक है। 25 टीन इंटू 1,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12 इंटू 25, देखते कितना आता है।
300, अच्छा 300 और यहाँ पर 30 मतलब 3 लाख रुपीज, ठीक है। घी 15 टीन @ 1500 into 12 months। into 12, 2,70,000 और ये दोनों मिला के ही आ रहा था 5,70,000 इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और क्या ब्रांच का एक्सपेंसेस है? और तो एक एक्सपेंस था कि मैनेजर, जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ऐसा एक कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ था, ये देखो। ब्रांच मैनेजर को कमीशन मिलता है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी और एक एक्सपेंसेस है ब्रांच का, दैट इज कमीशन। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच मैनेजर कमीशन। ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट बना के, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर जितना होगा वो हम लोग लिख लेंगे। बस अभी इतना ही करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम लोग जो है कैलकुलेशन बाकी कर पाएंगे। अच्छा, अब हमें और एक पॉइंट भी कैलकुलेट करने बोला है। ये देखो, ये तो हम लोग ब्रांच अकाउंट तो बना ही रहे हैं, उसके बाद हमें बोला है अर्नोल्ड ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए, ठीक है। तो अर्नोल्ड ट्रेडिंग पीएल भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। ईयर कौन सा दिया था? हम्म एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। जो ट्रेडिंग पीएल बनेगा वहां पर ब्रांच का कुछ भी ट्रांजैक्शन मत दिखाओ, मतलब सिर्फ दिल्ली हेड ऑफिस का ट्रांजैक्शन का ट्रेडिंग पीएल बना। एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन। इसके लिए भी तो जगह चाहिए होगा, तो इसके लिए एटलीस्ट इतना जगह तो चाहिए। ये भी पुट कर लेते, उसके बाद एक एक करके जितने भी वर्किंग नोट प्रिपेयर करने होंगे वो हम लोग कर लेंगे। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, अब हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाएंगे, किसका बनाएंगे? हेड ऑफिस का, ठीक है। क्यों बोल ही दिया है कि एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन, तो ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर जो टेबल बना हुआ है उस पे चलते हैं। ये देखो, दिल्ली यानी कि जो हेड ऑफिस है उसका डिटेल्स, अब हेड ऑफिस के डिटेल्स से हम लोग हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों ओपनिंग स्टॉक में चला जाएगा, ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा ट्रेडिंग में। तो पहले ये लिख लेते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक और बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के। टू ओपनिंग स्टॉक की 1,50,000, 3,50,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में देखो, ऑयल, घी और ऑयल 3,12,500, 4,17,250। अच्छा, घी ऑयल 3,12,500, 4,17,250, 4,17,250। अच्छा, डेटन, ये तो हमारा बैलेंस शीट का आइटम में नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा। फर्नीचर फिटिंग्स प्लांट एंड मशीनरी ये सब का डिप्रिसिएशन आएगा, लेकिन वो पीएल में आएगा, ठीक है। तो हम लोग डिप्रिसिएशन लिखेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिटिंग्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है ट्रेडिंग में मुझे और भी जगह चाहिए होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं टू डिप्रिसिएशन ऑन
प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये दोनों का। ठीक है, अभी देखेंगे कितना होगा डिप्रिसिएशन। अच्छा, और देख लेते हैं दिल्ली ब्रांच का और क्या ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर परचेज, इतना इतना स्टॉक परचेज किया है, तो ये हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा 14,17,575। तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज ही, दो आइटम है तो दोनों आइटम ही लिखना पड़ेगा। ये देखो 1475, 14,75,000। ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो इन्होंने, अब हमें क्या निकालना है, ट्रेडिंग पीएल कैलकुलेट करने का रीजन क्या है, ट्रेडिंग से जीपी निकालेंगे, पीएल से नेट प्रॉफिट निकालेंगे। परचेस भले ही इतना किया है, लेकिन हमें तो मैचिंग कंसेप्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये पूरा परचेस अपने पास नहीं रखे हैं, मतलब दिल्ली ब्रांच ने ये पूरा परचेस अपने पास नहीं रखा है। परचेस से परचेस थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों कम हो गया? क्योंकि उसने अपने ब्रांच लखनऊ को ट्रांसफर किया है। कितना ट्रांसफर किया है? ये देखो 3 लाख, 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख रुपीज का ऑयल और घी जो है 2,70,000 रुपीज का ट्रांसफर किया है, तो उतना हमें लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे सेंट टू ब्रांच। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2,70,000। घी सेंट किया गया 2,70,000, तो उतने से रिड्यूस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। -1475, 12,05,000। ठीक है, 12,05,000 इतने का घी इनके पास सेल करने के लिए था। तो अगर जो भी प्रॉफिट कमाया है इस पे कमाया होगा। और यहाँ पर लिखेंगे ऑयल। ठीक है, ऑयल कितना परचेस किया था? 29,32,000। इसमें से भी कुछ ब्रांच को दिया है, सेंट टू ब्रांच कितना दिया है? 3 लाख। तो लेस करने से आ जाएगा 26,32,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिल्ली का ट्रांजैक्शन, ये और ये लिख लिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग में आएगा 3,83,275। टू डायरेक्ट एक्सपेंस 3,83,275, 3,83,275। ठीक है, ये हम लोग का हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, ये लिख लिया। अच्छा, ये क्या है? सेल है। तो सेल कहाँ पर लिखेंगे? ट्रेडिंग में लिखेंगे, बाई साइड में घी एंड ऑयल। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये बाई साइड में सेल लिखना पड़ेगा। बाई सेल्स घी ऑयल 18,46,350। ऑयल है 27,41,250। ये हो गया। अच्छा, बाकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये तो लखनऊ ब्रांच का, ये भी लखनऊ ब्रांच का, यानी हम लोगों ने जो भी डेटा है वो लिख लिया। हाँ, अब डिप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा, वो भी देखते हैं। देखो, डिप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का, और ब्रांच मैनेजर का कमीशन तो ब्रांच में चला गया, और जनरल मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा वो हमें लिखना पड़ेगा। जनरल मैनेजर का कमीशन वो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट से जाता है, तो फिर ये हमारा जो है हेड ऑफिस में आएगा। तो वो कहां पर जाएगा? यहाँ पीएल में जाएगा, टू मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स कमीशन। अभी हमें अमाउंट नहीं पता, अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्या दिया जाएगा? ये देखो, जनरल मैनेजर को सैलरी 2,000 पर मंथ करके, तो टू जनरल मैनेजर्स सैलरी, ये तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। 2,000 पर मंथ यानी पूरे 12 मंथ्स का हो जाएगा 24,000। और एक एक्सपेंस
किया जा रहा है जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हेड ऑफिस 24,000, तो यहाँ लिखेंगे पीएल में टू जनरल एक्सपेंस 24,000। ये हो गया। अब हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट वगैरह जो कैलकुलेट करेंगे, अब एक एक करके हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस अकाउंट को हम लोग पूरा इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग को यहाँ पर डेटर का डेटा नहीं मिला हुआ है, ठीक है, और यहाँ ब्रांच मैनेजर का कमीशन। तो सबसे पहले यही दोनों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं डेटर। तो मेमो डेटर अकाउंट बनाएंगे, रफली जो डेटर अकाउंट होता है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे मेमो डेटर अकाउंट। अच्छा, डेटर अकाउंट, मेमो डेटर मतलब रफली डेटर अकाउंट बनाएंगे। तो डेटर का अगर रिसीवेबल होगा तो ओपनिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीटी, ठीक है। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, जो ब्रांच अकाउंट बनाए थे उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले मैंने सारी चीजों को लिखवा दिया, अब हम लोग एक एक करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ओपनिंग डेटर ऑफ ब्रांच देखो कितना है, 75,750। तो यहाँ पर लिखेंगे 75,750, ठीक है। और ब्रांच में देखते हैं डेटा रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। डेटा रिलेटेड देखो यहाँ तो कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन हमें जरूर दिख रहा था कि कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल। नॉर्मली हम लोग डेटर अकाउंट में डेटर से जो कलेक्शन होता है क्रेडिट सेल के बाद वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ ना इंक्लूडिंग कैश सेल बोला है। अब कैश सेल नॉर्मली डेटर में तो हम लोग नहीं लिखते हैं, डेटर अकाउंट में हम लोग डेटर टू क्या लिखते हैं, सेल्स, ठीक है, पहला। उसके बाद जब हम लोग रिसीव करते हैं तो बैंक टू डेटर करते हैं, तो यहाँ कोई कैश सेल का रिलेशन नहीं होता है। बट प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में ना हमें बताया ही नहीं है कितना कैश सेल है और कितना क्रेडिट सेल है, ठीक है। कितना कैश सेल है कितना क्रेडिट सेल है ये हम लोग को नहीं बताया है। और हम लोग को बाइफरकेट करने का कोई जगह भी नहीं दिया है कि कुछ कुछ भी हिंट्स नहीं दिया हुआ है कि हम लोग बाइफरकेट कर ले। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कलेक्शन पूरा का पूरा जो एंट्री होता है बैंक टू डेटर वो पूरा हम लोग लिख देंगे इंक्लूडिंग कैश सेल। क्या इससे हमारा सही आंसर आएगा? हम अभी समझाते हैं क्यों सही आंसर आएगा। पहले हम लिख लेते हैं बाय कैश, ये होना चाहिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर ओनली, लेकिन ये है इंक्लूडिंग कैश सेल, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश सेल। लेकिन ऐसे तो हम लोगों ने कभी नहीं किया है। हाँ सही बात है, नहीं किया है। क्यों? क्योंकि डेटर में कभी भी हम लोग कैश सेल का रिसीप्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अलग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही लिख रहे हैं। क्या ऐसे लिखना मतलब क्या जस्टिफाइबल होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा हमें। एक बार लिखते हैं, देखो कैसे करके ये सही होगा। यहाँ पर मैंने 330 ये लिख लिया पूरा अमाउंट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो ब्रांच ने रेमिटेंस किया है 6,30,000, ये तो रेमिटेंस है। हमें ये देखना पड़ेगा कि लखनऊ ब्रांच ने कितना सेल किया है। तो सेल उन्होंने इतना किया है, ठीक है। अब इसके अंदर कैश सेल भी होगा क्रेडिट सेल भी होगा। मुझे कैसे पता चला? देखो मुझे इसीलिए पता चल जा रहा है क्योंकि अगर मेरे कलेक्शन में कैश सेल इंक्लूडेड है इसका मतलब कैश सेल हुआ होगा। नॉर्मल सा बात है, अगर कैश सेल जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कैश कलेक्शन कैसे होगा। तो बोल रहा है कि कैश सेल हुआ है, कैश सेल का कलेक्शन भी यहाँ है, यानी ये दोनों मिला के कैश क्रेडिट सेल है। अगेन हमें नहीं पता कितना कैश सेल कितना क्रेडिट सेल, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर डेटर टू सेल लिखेंगे, जबकि हमें यहाँ सिर्फ क्रेडिट सेल लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग इंक्लूडिंग कैश सेल लिखेंगे, बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसी वजह से इंक्लूडिंग कैश सेल। कितना अमाउंट होगा दोनों अमाउंट को लिख लेते हैं, 3,42,750, 3,15,730, 3,42,750, 3,15,730 टोटल करते हैं। 6,58,480, 6,58,480, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसका हम लोग अगर टोटल कर लेते हैं तो यहाँ बैलेंस में हमें मिल जाएगा क्लोजिंग डेटर। अब मुझे ये बताना है, देखो बैलेंस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, लेकिन ये सही कैसे होगा वो हम बता रहे हैं। देखो ये जो अमाउंट है ये हम लोग का रिसीवेबल अमाउंट है, मतलब डेटर से हमें मिलने वाला है प्रीवियस ईयर से, ये जो है ड्यू होते हुए आ रहा है, मतलब उनके तरफ से, ठीक है, मतलब डेटर से हमें ये मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है इसमें कैश सेल क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये दोनों को टोटल करते हैं, एक बात समझो, अगर हम लोग इसमें 75,750 को टोटल करते हैं तो
वैल्यू आ रहा है 7,34,230। ये देखो 7,34,230। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लोग का क्रेडिट सेल का रिसीवेबल है, ठीक है, ये हम लोग का क्रेडिट सेल का अमाउंट है। देखो क्रेडिट सेल से जो हमें मिलने वाला है अमाउंट, प्लस यहाँ पर क्या है, ये है कैश सेल का अमाउंट प्लस क्रेडिट सेल का अमाउंट, ठीक है। ये हम समझाना चाह रहे हैं, ये जो क्रेडिट सेल किया था तभी तो हमें ये रिसीवेबल दिखा रहा है, ये इसमें क्रेडिट सेल के अलावा कैश सेल भी है, ठीक है। अब क्या होगा, इससे हम लोग इस डेटा को माइनस करेंगे, तो हम लोग माइनस क्या कर रहे हैं, कैश सेल कलेक्शन जो हुआ कैश सेल से, और हम लोग यहाँ पर हमारे पास इंक्लूडेड है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर मतलब क्रेडिट सेल का कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अब अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं ये करेक्ट कैसे हो रहा है। अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, ठीक है, ये देखो ब्रैकेट ओपन करने से ऐसे हो जाएगा, लिखना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं, क्रेडिट प्लस कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है, माइनस कैश सेल का कलेक्शन, ठीक है, माइनस कैश सेल का कलेक्शन माइनस कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर मतलब क्रेडिट कलेक्शन जितना हुआ, ठीक है, ये हो रहा है। तो ये देखो कैश सेल जितना हुआ और कैश सेल से कलेक्शन जितना हुआ वो तो हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है माइनस होने पे। तो हमारे पास डेटा क्या बचेगा, कितना क्रेडिट सेल हुआ टोटल और उससे कितना कलेक्शन हो गया, तो जितना नहीं हुआ वही हम लोग का क्लोजिंग डेटा। बात को समझो, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझना। वैसे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, अगर कोई डायरेक्टली बिना सब चीज को लिख के आ जाता है, बैलेंस करता है, डेटर आ जाएगा लिख देगा, लेकिन समझना तो चाहिए, वो तो आंसर आ जा रहा है। हम लोग कैश सेल कभी नहीं लिख सकते हैं डेटर अकाउंट में, ना तो हम लोग डेटर टू कैश सेल लिख सकते हैं, ना ही तो कैश कलेक्शन टू डेटर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैश सेल होने पे एंट्री होता है कैश टू सेल, सिंपल। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, कैश सेल के साथ साथ क्रेडिट सेल को भी इंक्लूड कर दिया है, एज वेल एज कैश सेल का कलेक्शन और क्रेडिट सेल का कलेक्शन को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और अलग करने का कोई हमारे पास डेटा नहीं। एक सेकंड, अच्छा, तो हमारे पास इसको अलग करने का कोई जो है अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर मान लो हमें बता देता कि इसमें इतना कैश सेल है तो हम लोग हटा देते, फिर हम लोग लिखते क्यों। तो हम लोगों ने क्या किया, ये क्रेडिट सेल और यहाँ पर कैश क्रेडिट दोनों को मिक्सड अप कर दिया। तो ये जो सेल दिख रहा है ना, ये कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल दोनों दिख रहा है। लेकिन वहां पर अगर हम लोग कैश सेल से जितना कलेक्शन हुआ है उसको माइनस कर देते हैं तो क्रेडिट ही पड़ा हुआ रहेगा। वही तो मैंने लिखा, ये देखो ये क्रेडिट सेल है, प्रीवियसली क्रेडिट सेल से जो हमें रिसीव होने वाला था, करेंटली कैश और क्रेडिट सेल से हमें जितना जितना हम लोगों ने सेल किया, ठीक है, और ये जो है ये कैश सेल से जितना कलेक्शन हुआ और कलेक्शन फ्रॉम डेटर जितना हुआ वो मिक्स्ड अप करके है। तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं इससे इसको माइनस करते हैं तो हमारे कैश सेल से कैश सेल का कलेक्शन माइनस हो जाता है, तो बचा हुआ जो वैल्यू रहता है वो हम लोग का क्लोजिंग डेटर होगा, ठीक है। आई होप की समझ में आया, और अगर नहीं आया तो हम दोबारा बता देंगे, अगर तुम लोग को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो 86,900 आ रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्लोजिंग डेटर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तो ये देखो 7,34,230 ये हो गया, ठीक है, 86,900 ये क्लोजिंग डेटर होगा। तो अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 में लिख लेंगे, यहाँ पर 1 दे दिया, 86,900, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग का ये अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता है, उसके आगे हमें ब्रांच मैनेजर का कमीशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 दे देंगे, फिर इसे क्लोज करेंगे। अब पढ़ते हैं कि मैनेजर को कैसे कमीशन देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था। बोला था कि ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड 10% कमीशन, ठीक है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, हमें क्या देना है, नॉर्मली कमीशन किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट पे, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। प्रॉफिट इन प्रॉफिट एट ब्रांच,
बिफोर कमीशन। प्रॉफिट कितना है ब्रांच का कमीशन देने के पहले, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर सारा डेटा टोटल करेंगे, इधर से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, ये वाला, इसको टोटल करते हैं। 13,250 प्लस 44,750 प्लस 8,6,900 प्लस 12,350 प्लस 5,625 प्लस 6,13,250, 7,76,125, 7,76,125। अच्छा, ये लिख लेते हैं, 7,76,125। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो गया 5,70,000, 17,000 माइनस 27,000 माइनस 75,750 माइनस 7,540 माइनस 6,250 माइनस 14,250, 58,335। ठीक है, ये प्रॉफिट आ रहा है कमीशन देने के पहले। तो प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट एट ब्रांच बिफोर कमीशन, ये आ रहा है हम लोग का 58,335। देखो ये दिया हुआ 58,335। अब हमें बोला है 10% कमीशन देना है, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसका मतलब क्या होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन? तो अगर तुम लोग नॉर्मली सभी ने किया होगा ऐसा एडजस्टमेंट, तो अगर बोला जाता है आफ्टर चार्जिंग, मतलब हम लोग ऐसे कर देते हैं 10/110। अगर तुम लोगों ने कभी ऐसे करके किया है, तो नॉर्मली हमें ऐसे सिखाया जाता है कि अगर आफ्टर चार्जिंग रहा तो 10/110 कर दो, अगर 12% रहा तो 12/100 12% कर दो। तो 5303 आ रहा है आंसर। ठीक है, लेकिन हम इसको समझाएंगे, ये तो हो गया शॉर्टकट, इसको यूज जरूर करो एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों 10/110 होता है, वो समझाना है मुझे। देखो, तो हम थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं। लेट कमीशन इक्वल टू, कमीशन अगर ₹X देना है मैनेजर को, वो कैसे देना है क्वेश्चन में हमें बोला है। देखो क्या लैंग्वेज यूज किया है, 10% कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब वो कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। ठीक है, इस लाइन का मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, का मतलब होता है कि कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। तो प्रॉफिट कमीशन देने के पहले कितना है? 58,335। अब इससे अगर कमीशन दे देंगे तो प्रॉफिट इतना बचेगा। ठीक है, कमीशन देने के पहले इतना प्रॉफिट है, अब कमीशन भी दे देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा कमीशन के अमाउंट से। अब जितना होगा, ये हो गया आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन जो प्रॉफिट आ रहा है इस पे 10% देना है हम लोग को कमीशन। 10% मतलब 10/100, या फिर समझने के लिए ऐसे लिख दो। तो ये कैलकुलेट करने से जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का कमीशन का वैल्यू होगा। तो कमीशन को कैसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में बोला है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट में से उस कमीशन को देने के बाद जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा उस पे 10% कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करो। 10% इंटू, ये मैथ्स में जैसे कैलकुलेशन करते हो, 58,335 इंटू 10%, ये हो गया 5833.5। तो 5833.5 और x इंटू 10%। अब 10% मतलब कितना होता है? 10% मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.1x ऐसे लिख लो। और कमीशन हम लोगों ने x मान रखा है तो x लिख लेते हैं। अब ये x, ये इधर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। 5833.5 इक्वल x प्लस 0.1x। ठीक है, 5833.5 equal to 1.1x। तो x equal to 5833.5 divided by 1.1।
5303 आ गया। सेम तरीके से आंसर। ये समझने के लिए प्रोसेस ठीक है, बट एग्जाम में तुम लोग ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। जब भी हमें बोलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो जितना भी परसेंट रहेगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली परसेंटेज लगाते हैं ना, लेकिन वो कभी ना लगा पाएंगे जब हमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना है वो पता चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 10 था तो 10/110, अगर हम लोग का 12 होगा तो 12/112, 20 होगा तो 20/120। अब देखो ये सेम बात भी हो रहा है। अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हम लोगों ने कितने से डिवाइड किया, 1.1 से, यहाँ भी हमारा 1.1 से ही डिवाइड हो रहा है। कैसे, ये देखो, 10/110 करो। नहीं, ऐसे नहीं दिखा सकते। ये देखो 5833.5 है, तो ये देखो 58335 है। मतलब अगर इसको 1.1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला 110, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं सिंपल, 5833.5 को अगर हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे 10। ठीक है, और 1.1 जो है उसका पॉइंट हटाएंगे तो 11 बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 58335 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10/11 ये होगा। तो ये 10 कैंसिल आउट, 58335/11 होगा। वही हो रहा है, देखो 58335/11 है ना। सेम कंसेप्ट है, बात समझ में आया। देखो सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। ये कंसेप्ट से समझाए तो ये जो डेटा है इसमें अगर पॉइंट को हटा देते हो तो यही वाला कैलकुलेशन आएगा जो हम लोग वहां पर शॉर्टकट में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में करने के लिए ये ठीक है क्योंकि इससे टाइम बचता है। 58303, अब हम लोग ये यहाँ पर लिख लेंगे 58303 हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट देखते हैं कितना होगा। पहले प्रॉफिट कितना आया था, पहले प्रॉफिट आया था हम लोग का 58335, और कितना कम हो जाएगा, जितना हम लोग एक्सपेंस एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं, मतलब कमीशन वाला एक्सपेंस लेस करने से पता चलेगा। तो पूरा कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है, 58335 ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा था, सिर्फ ये एक्सपेंस लेस नहीं करके। अब ये एक्सपेंस लेस कर लेने से आ जाएगा 53032, लिख लेते हैं 53032 हो गया। एक अकाउंट हम लोग का बन गया। ठीक है, पहला अकाउंट हम लोग का बन गया। डेटर का डेटा और कमीशन का डेटा, डेटर का भी एक अलग तरीके का यहाँ एडजस्टमेंट बोला था जो हमें समझना था, और मैनेजर का कमीशन वो भी मैंने बता दिया कैसे होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेडिंग पेल को कंप्लीट करते हैं। ट्रेडिंग पेल में सारा डेटा लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल करेंगे कितना आ रहा है, एटीन 46,350 प्लस 27,41,250, 3,12,500 प्लस 4,17,250, 53,17,350, 53,17,350। क्रॉस प्रॉफिट -26,32, 38,32,75 माइनस 5 लाख -12,05,000, 5,97,075, 5,97,075। अब ये ब्रॉट डाउन होगा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ
बाई ग्रॉस प्रॉफिट 5,97,075। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ब्रांच का प्रॉफिट भी ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग क्या बना रहे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग पीएल बना रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ तो प्रॉफिट है ही है, एज वेल एज हमारा जो ब्रांच से प्रॉफिट हुआ है वो भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर किया था ना, तो उसका तो हम लोगों ने डिडक्ट करके दिखाया था। तो जो सेल हुआ है उसमें से ब्रांच का जो प्रॉफिट है 53032, ये भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। 53032 बाई ब्रांच प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, ब्रांच से जो प्रॉफिट ट्रांसफर होके आया, देखो हमें यहाँ पर क्या प्रिपेयर करने बोला था, ट्रेडिंग पीएल ब्रांच के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सक्लूड करने के लिए बोला है। ठीक है, लेकिन हमें अगर पूरा यहाँ पर प्रिपेयर क्या करने बोला है, अर्नोल्ड पूरे कंपनी का ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला है, तो पूरे कंपनी ने जो सेल किया है वहां तो ब्रांच का सेल भी आएगा। ठीक है, मतलब ब्रांच का ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड करने का मतलब क्या बोला है पता है, जैसे ये देखो, ब्रांच मैनेजर को जो कमीशन मिल रहा है, ठीक है, ब्रांच का जो ट्रांजैक्शन है, ब्रांच मैनेजर का कमीशन है, या फिर मान लो ब्रांच ने खुद से जो एक्सपेंसेस पे किया है वो सब दिखाने के लिए मना कर रहा है, लेकिन जिससे ये पूरे बिजनेस अर्नोल्ड लिमिटेड मतलब लखनऊ ब्रांच को मिला के ही होता है वो, तो पूरे बिजनेस का हमें जो है यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग उसी हिसाब से कर रहे हैं। अब यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है, हम लोग को फर्नीचर फिटिंग्स का जो है यहाँ पर डिप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा और मैनेजर का कमीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्नीचर फिटिंग्स और प्लांट मशीनरी का हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल देते। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, अगर पहले डिप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग्स का देखते हैं, तो फर्नीचर फिटिंग्स हम लोग का 6 टू यहाँ पर फर्नीचर फिटिंग्स जो है ये हम लोग का यहाँ पर देखना पड़ेगा, दिल्ली का 21,500 था, फिर हुआ है 19,350। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना होगा, कितना लगाने के लिए बोला है, यहाँ पर परसेंटेज बोल दिया है 10%। ठीक है, 10% बोला है, 21,500 था, 2150। ठीक है, अब देखो इस पे मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बोला है कि यहाँ पर एडजस्टेड ऑलरेडी है, क्वेश्चन में बोला है, वैसे भी तुम लोग चेक करके देखो, अगर हम लोग 21,500 से 2150 लेस करेंगे तो हमें वही मिलेगा। अच्छा, इससे बेटर होगा कि हम लोग अकाउंट भी बना सकते हैं ताकि आसानी से समझ पाओ। रुको, हम अकाउंट बना देते हैं, ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी समझ में आता है लेकिन अकाउंट में और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम एक छोटा सा फर्नीचर फिटिंग्स का अकाउंट बना लें, यहाँ पर हो गया टू बैलेंस बीडी, आराम से समझ में आएगा, 21,500 बाई बैलेंस सीटी 19,350 बाई डिप्रिशिएशन 10%, इस पे 10% लगेगा 2150। अब देखो दोनों साइड मैच करके मैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना डिप्रिशिएशन लगने के बाद ये बैलेंस आ रहा है, वही चीज देखो क्वेश्चन में पॉइंट आउट कर रखा था, ऑलरेडी एडजस्टेड इन द एबव फिगर, मतलब ये जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी डिप्रिशिएशन के साथ एडजस्ट किया हुआ है, तो डिप्रिशिएशन किस पे लगाएंगे, ओपनिंग बैलेंस पे लगाने के बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोगों को डिप्रिशिएशन निकालना है, निकाल लिया हम लोगों ने। अब प्लांट मशीनरी पे डिप्रिशिएशन निकालेंगे। ठीक है, प्लांट मशीनरी देखते हैं कितना था, 3,07,250, क्लोजिंग में 773,500, 773,500। और एक नया जो है प्लांट मशीनरी परचेस हुआ है 1 जनवरी को 6,02,750, तो टू बैंक। अच्छा, अब हम लोग लगाएंगे डेप्रिशिएशन बाय डेप्रिशिएशन, कितना लगाना पड़ेगा,
15% लगाना है, ठीक है। कितने टाइम पीरियड का लगेगा? जो हम लोगों ने परचेस किया है, हम लोग तो 31 दिसंबर का प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। 31 दिसंबर 2001, मतलब 1 ईयर। इस पे भी 1 ईयर, इस पे भी 1 ईयर। डिप्रिशिएशन लगेगा हम लोग का 15% करके, ठीक है। 15% करके दोनों पे लगेगा 1 ईयर का। तो चेक करते हैं कितना होगा। 307250 इंटू 15%, 460875, 460875 प्लस ये वाला, और नेक्स्ट वाले पे 607250 इंटू 15%, 910875। 1,37,175। अच्छा, मेरा शायद कुछ गलत हो गया। एक सेकंड, 60, अच्छा मैंने गलत अमाउंट लिखा है, 602750। 90412.5। 460875, 1,36,500। ठीक है। अच्छा, अब हमें बस ये चेक करना है, ये दोनों से टोटल करके अगर हम लोग ये डिप्रिशिएशन लेस करते, ये वैल्यू आएगा कि नहीं। वैल्यू को हम थोड़ा सा इधर हटा के लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों को पहले कर लेते हैं। टोटल 3,07,250 प्लस 6,02,750, 9,10,000 माइनस 1,36,500, 7,73,500। 7,73,500 चेक कर लेते हैं ना कि ये सही आया कि नहीं। देखो सही आया क्या, मतलब इससे ऑलरेडी डिप्रिशिएशन एडजस्ट किया हुआ है, तो लगाएंगे किस पे? इस पे लगाना पड़ेगा इसका मतलब। और चेक करके भी हम लोगों ने देखा सेम हो रहा है। 7,73,500, तो डिप्रिशिएशन आ रहा है 1,36,500, और यहाँ पर आ रहा है हम लोग का 2150। तो यहाँ लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 से दोनों होगा। मेरा ना इधर लिखने का जगह नहीं, वर्किंग नोट नंबर 3, तो मैंने यहाँ पर इन जनरल लिख दिया है। प्लांट मशीनरी पे 1,36,500 प्लांट मशीनरी पे डिप्रिशिएशन, और यहाँ पर फर्नीचर फिटिंग्स पे आ रहा है 2150। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है जनरल मैनेजर का कमीशन। ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4 पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे जनरल मैनेजर का कमीशन। अब देखते हैं इनको कैसे कमीशन देने के बात हो रहा है। देखते हैं, देखो इनको कमीशन देना है। General manager is entitled to 10% commission on overall company's profit after charging such commission। फिर से वही बात, after charging such commission करना है। प्रॉफिट पे कमीशन देने के बाद जितना परसेंटेज बचेगा उस पे कमीशन देना है। तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। 5,97,75 प्लस 5,30,32, 6,50,107, 1,36,500, 2,150, 24,000, फिर से 24,000, 4,63,457। तो कमीशन कितना हो जाएगा? अगर हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे तो कमीशन हो जाएगा 463,457 इंटू 10/110, 42132।
ठीक है। और अगर हम लोग समझ के करते हैं, एक बार दिखा ही देते हैं कैसे इसमें भी होगा। पहले हम लोग को मानना पड़ेगा लेट कमीशन इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमें बोला है कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, उसमें से कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हम लोग का कमीशन होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर होगा 46345.7 माइनस 0.1x इक्वल x, ये इधर 1 हो जाएगा। 46345.7 0.1x प्लस x 1.1x, therefore x equal to 46345.7 सेम आंसर देख लो 42132, ठीक है। एग्जाम में शॉर्टकट ही यूज करो, वर्किंग नोट नंबर 4 बोल के हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ क्या होगा 42132 टू नेट प्रॉफिट कितना आएगा, डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4,63,457 तो प्रॉफिट आया ही था, सिर्फ इस एक्सपेंसेस को नहीं कंसिडर करके। तो इसको भी कंसिडर करते हैं 4,21,325। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि इसीलिए टाइम लगा, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा धीरे धीरे किया। तुम लोग जब करोगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इतना टाइम लेने से नहीं होगा, तुम लोग को जल्दी करना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ के करें इसीलिए टाइम लग रहा है, ऐसे कि ये सब कैलकुलेशन पे टाइम लग रहा है, ये सब का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। ये फर्नीचर फिटिंग्स भी तुम लोग ओरली भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत था भी नहीं। ओरली नहीं मतलब हम बोल रहे हैं कि बिना अकाउंट बना के भी किया जा सकता है ना, नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्मेट में करके। ठीक है, चलो ये हम लोग का हो गया। इसके बाद हम लोग का इसके बाद हम लोग करेंगे, अच्छा एक दूसरा मेथड सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद ही इलास्ट्रेशन 8 कर पाएंगे। एक मेथड हम लोग नया सीखेंगे, दैट इज होलसेल प्राइस मेथड, ठीक है। होलसेल प्राइस मेथड, ठीक है। ये डिपेंडेंट ब्रांच का ही है। होलसेल प्राइस मेथड कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट ये है कि हेड ऑफिस जब अपने ब्रांच को होलसेल प्राइस में जो है स्टॉक ट्रांसफर करता है, मतलब जैसे ये है सपोज हेड ऑफिस, यहाँ पर है हेड ऑफिस का ब्रांच, ठीक है। अब हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस खुद भी अपने कस्टमर को बेचता है, मतलब जो भी हेड ऑफिस से परचेज हो रहा है, और ब्रांच भी अपने कस्टमर को बेचता है, ठीक है। अच्छा, ब्रांच कहाँ से सेल कर रहा है, ब्रांच को स्टॉक कौन ट्रांसफर कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। कौन से प्राइस में कर रहा है, वो होलसेल प्राइस में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं होल सेल प्राइस, ठीक है। होलसेल प्राइस में कर रहा है, जैसे कि मान लो हेड ऑफिस ने कोई एक स्टॉक खरीदा जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज, वो ब्रांच को ट्रांसफर कैसे कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है +20 करके 120 में, जो कि मार्केट में हेड ऑफिस का होलसेल प्राइस है, ठीक है। अब ब्रांच उसको कस्टमर को कैसे सेल कर रहा है, मान लो वो +30 लगा के 150 में सेल कर रहा है, तो ब्रांच का सेल प्राइस हो गया 150, ब्रांच का सेल प्राइस। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिटेल प्राइस। जब हम लोग लास्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं तो वो तो रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। तो कस्टमर का रिटेल मतलब ब्रांच की तरफ से कस्टमर को 150 में सेल किया जाता है, जो कि रिटेल प्राइस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रिटेल प्राइस। और ब्रांच से अगर कोई होलसेल में प्रोडक्ट खरीदता है, होलसेल में मतलब क्या, जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेज होता है तो होलसेल प्राइस में दिया जाता है। एक्चुअली होलसेल में कौन खरीदता है पता है, जो
मतलब छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो बड़े बिजनेसमैन से होलसेल प्राइस में खरीदते फिर कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है। तो ब्रांच को हेड ऑफिस होलसेल प्राइस में देता है और खुद अपने कस्टमर को ही बेचता है। अगर कस्टमर होलसेल प्राइस में लेने वाला है तो उसे तो 120 में ही दे देता है, और अगर कोई कस्टमर रिटेल प्राइस पे ले रहा है तो उसे कितने में देता है, सपोज कि 150 में ही देता है। मतलब हेड ऑफिस जो है वो होलसेल प्राइस में भी सेल कर सकता है, वो तो कस्टमर पे डिपेंड कर रहा है। कस्टमर आके अगर ह्यूज अमाउंट में ले रहा है तो उसे होलसेल प्राइस में दे देगा। वो मतलब दुकानदार तो बोलते ही है ना ऐसे, आपको कितना लेना है तो आप पे होलसेल प्राइस लगा देंगे अगर आप इतना ज्यादा ले लोगे, और इतना कम लोगे तो आपको फिर रिटेल पे लेना पड़ेगा, 150 करके लेना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस जो है अपने कस्टमर को होलसेल पे भी बेचता है, जो रिटेल प्राइस है उस पे भी बेचता है, रिटेल सेलिंग प्राइस पे भी बेचता है, डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसा है। और ब्रांच हमेशा जो है रिटेल प्राइस पे ही बेचता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है, देखो यहाँ पर हमें मेथड कुछ नया नहीं सीखना है। हमें पूरा ये क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने ये नॉर्मली होलसेल प्राइस मेथड जो है हमें ट्रेडिंग पेल मेथड से करना होगा। जो ट्रेडिंग पेल मेथड हम लोगों ने सीखा हुआ है उसी पे हमारा होलसेल प्राइस मेथड जाएगा। तो हम दिखाते हैं, देखो कैसे करके बनेगा। यहाँ पर लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यहाँ पर दो कॉलम बन जाएगा। इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, पर्टिकुलर्स, हेड ऑफिस, ब्रांच। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल मेथड है तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। अब ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस का भी हो सकता है, ब्रांच का भी हो सकता है। टू परचेज, हेड ऑफिस परचेज करेगा, ठीक है। ब्रांच को वो सेंड करता है तो ब्रांच का नॉर्मली परचेज नहीं होगा। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में बोला कि खुद से भी परचेज करता है तो वहां पर जो है परचेज बोल के लिखा जा सकता है। लेकिन होलसेल प्राइस मेथड क्या है पता है, होलसेल प्राइस मेथड में ब्रांच ऑलवेज जो है अपने हेड ऑफिस से ही ट्रांसफर लेगा, यानी कि उसका परचेज बोल के कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसका परचेज बोल के कुछ नहीं आएगा। मेनली ये जो प्राइस मेथड है ना, जैसे मॉल्स वगैरह में हम लोग अगर देखें तो जो सेल्समैन लोग रहते हैं ना, सेल्समैन लोगों को क्या पता होता है, उनको सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को इतने में बेचना है। जैसे इस ब्रांच में जो भी सेल्स मैनेजर होंगे उनको पता है उनको अपने कस्टमर को 150 रुपीज में सेल करके सेल करना है प्रोडक्ट को, बस उनको इतना ही पता होता है और कुछ नहीं पता होता, उनको बाकी चीजों से लेना देना भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट लगेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, परचेज जैसे कि मैंने बोला। अब देखो जो सेल्स मैनेजर होते हैं वो क्या खुद परचेज करने जाते हैं कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए। मान लो कोई जो है मॉल में, जो मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का दुकान भी तो होता है ना, जैसे मान लो कोई घड़ी बेच रहा है, ठीक है। तो क्या वो घड़ी खुद से खरीदने जाता है, नहीं, उसे जो घड़ी बेचने के लिए दे दिया जाता है वही वो बैठ के बेचता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर नॉर्मली होलसेल प्राइस मेथड में ब्रांच खुद से कुछ परचेज नहीं करेगा, ठीक है। और हाँ, गुड्स रिसीव जरूर करेगा, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस सेंड करेगा और ये परचेज करेगा। तो टू गुड्स रिसीव्ड यहाँ तो नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि हेड ऑफिस थोड़ी ना रिसीव कर रहा है। हाँ, हेड ऑफिस रिसिप्ट ब्रांच कर रहा है तो सेल हेड ऑफिस कर रहा है, तो सेल का एंट्री क्या होता है, बाई सेल बोल के। लेकिन यहाँ पर तो सेल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच। तो यहाँ पर हेड ऑफिस के कॉलम में होगा, क्योंकि सेल हेड ऑफिस के तरफ से हो रहा है, परचेज ब्रांच के तरफ से हो रहा है। तो जब टू साइड में लिखेंगे तो ब्रांच के कॉलम में जाएगा, बाई साइड में लिखेंगे तो हेड ऑफिस के कॉलम में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों ही कस्टमर को सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बाई सेल्स बोल के दोनों के कॉलम में आ जाएगा। दोनों का ही क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है और दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है। क्लोज। अब पीएल, पीएल को स्प्रेड करते हैं यहाँ पर।
अच्छा, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर, अगर ब्रांच स्टॉक नहीं बेच पाता है, यानी कुछ स्टॉक अगर उसका क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, जरूरी थोड़ी ना सारा स्टॉक बिक जाएगा। अब ब्रांच के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो विथ प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि ब्रांच जब अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा है तो एक स्टॉक 120 का रिकॉर्ड कर रहा है, उसे सेल कर रहा है 150 का, ठीक है। अब मान लो ब्रांच के पास 120 रुपीज का दो स्टॉक था, यानी 240 रुपीज का स्टॉक था, एक सेल हुआ तो एक बच गया, जो बच गया उसका प्राइस कितना है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना कमाया 30, तो जो बच गया उसका प्राइस 120 है। हम ये कहना चाह रहे 120 रुपीज का ब्रांच के पास दो स्टॉक था सपोज, तो कितना स्टॉक था यहाँ पर 240 रुपीज का, जिसमें से एक स्टॉक सेल हो गया 150, प्रॉफिट कितना हुआ 30 रुपीज, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा 120, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये किसको पता है, हेड ऑफिस को पता है कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है 20। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि हम लोग जब भी ब्रांच को जो है स्टॉक सेंड किया जाता है विद प्रॉफिट, तो उसको हम लोग रिजर्व या लोडिंग बोलते हैं, वो हमें एलिमिनेट करना पड़ता है ताकि हमें सही प्रॉफिट का पता चले, ठीक है। अब सही प्रॉफिट किसको निकालना है, देखो ब्रांच तो अपना प्रॉफिट बोलेगा कि मेरा 30 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन हेड ऑफिस क्या बोलेगा, ब्रांच अपना स्टॉक सेल करने पे, एक स्टॉक सेल करने पे बोलेगा मेरा 30 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन हेड ऑफिस को पता है नहीं, ये कस्टमर को जो सेल हुआ ब्रांच की तरफ से ये 30 नहीं, ये 50 रुपीज का प्रॉफिट है, क्योंकि उसे पता है वो स्टॉक 100 रुपीज का था, तो उसे क्या करना पड़ेगा 50 रुपीज प्रॉफिट, सही प्रॉफिट दिखाने के लिए उसे अपने जो अकाउंट है वहां पर स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, ये देखो टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। कौन एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट हमेशा हेड ऑफिस करेगा, क्योंकि उसी को पता है, ब्रांच कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ब्रांच अपना सिंपल प्रॉफिट बुक कर लेगा, क्योंकि हम लोग ये कौन सा मेथड करें, ट्रेडिंग पे। ब्रांच बोलेगा मैंने इतने में परचेस किया, इतने में सेल किया, मेरा इतना प्रॉफिट है, ब्रांच को कुछ एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों अकाउंट एक साथ खुल रहा है। हम लोग इसके पहले जो भी क्वेश्चन किए हैं वो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनाए हैं, और हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के जो है स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट किए, लेकिन यहाँ का मेथड अलग है। यहाँ पर ब्रांच का अपना ट्रेडिंग पीएल है, हेड ऑफिस का अपना ट्रेडिंग पीएल है। हेड ऑफिस को अगर अपना प्रॉफिट सही दिखाना है कि ब्रांच को सेल करके उसका कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर उसे स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक इधर होता है तो इसका स्टॉक रिजर्व इधर एलिमिनेट हो जाएगा, और टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे करके बनेगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा, देखो कैसा हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे पहले। ये वाला, बीटा हैविंग हेड ऑफिस एट मुंबई हैज ए ब्रांच एट नागपुर। बीटा बोल के कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में और ब्रांच है नागपुर में। द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 10%, ठीक है। हेड ऑफिस जो है वो होलसेल में ट्रेड करता है ओनली कॉस्ट प्लस 80%, ठीक है। कॉस्ट प्लस 80% में द गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट द होलसेल प्राइस cost plus 80%. The branch at Nagpur is wholly engaged in retail trade and the goods are sold at cost to head office plus 100%. हम ये पूरे बात को समझाते हैं यहाँ पर ड्रॉ करके देखो। हेड ऑफिस, यहाँ पर हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में, ठीक है। हेड ऑफिस ये कहाँ है, मुंबई। अच्छा, इनका ब्रांच है पुणे, ऐसे दिया हुआ था देखो, ब्रांच नहीं पुणे नहीं, नागपुर। अच्छा, नेक्स्ट बोला है द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली। अच्छा, हेड ऑफिस सिर्फ होलसेल में ही सेल करता है एट कॉस्ट प्लस 80%, ठीक है। तो हेड ऑफिस का अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 रुपीज होता है, तो वो जब ब्रांच को सेल करता है तो कितने में सेल करता है, 80 करके होलसेल प्राइस में, जो कि हो जाता है 100 प्लस 100 इंटू 80%, यानी कि 1। यही बोला है देख लो,
The head office does wholesale trade only at cost plus 80%. The goods are sent to branch at wholesale price. Wholesale price में send होता है cost plus 80% में. वही बोला है, मतलब पहले बोला है head office wholesale trade करता है सिर्फ कॉस्ट प्लस 80%. मतलब हेड ऑफिस अगर अपने से कुछ सेल करता है तो वो किस पे करता है? ओनली होलसेल प्राइस पे करता है, ठीक है. और ब्रांच को भी होलसेल प्राइस पे ही सेंड करता है और दोनों का प्राइस सेम है. मतलब कस्टमर के लिए भी होलसेल प्राइस 180 है, ठीक है. और अगर वो अपने ब्रांच को भी देता है तो भी 180 है, कोई चेंजेस नहीं है. द ब्रांच एट नागपुर इज फुल्ली इंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड. और नागपुर में जो ब्रांच है ये सिर्फ रिटेल सेल करते हैं, रिटेल सेल करते हैं, कोई होलसेल प्राइस में सेल नहीं करते हैं, रिटेल सेल ओनली. और यहाँ पर बोला है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%. अच्छा, रिटेल जो सेल होता है वो कितने में होता है? कॉस्ट टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का जो कॉस्ट है प्लस 100% में. सेलिंग प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करने बोला है? देखो बोला है कॉस्ट टू हेड ऑफिस का कॉस्ट कितना है? 100 प्लस कितना बोला है? 100%. तो 100 का 100% मतलब 200 रुपीज, ठीक है. ये लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ताकि हम लोग गलत कर दें. हमें लैंग्वेज पे ध्यान रखना है. बोला है कॉस्ट टू हेड ऑफिस का जो कॉस्ट होता है प्लस 100%. तो हमें हेड ऑफिस का कॉस्ट ही लेना है और उस पर 100% लगाना है. अच्छा, अब यहाँ पर क्या डिटेल्स दिया है? ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस का दिया है, परचेज दिया है हेड ऑफिस का, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया है, कॉस्ट प्लस 80% करके 9,54,000, सेल्स दे दिया है दोनों का, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001. हम लोग को ट्रेडिंग पीएल बना के देना, ठीक है. तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001. हेड ऑफिस ब्रांच. देखते हैं क्या क्या लिखेंगे. ओपनिंग स्टॉक परचेज, तो यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक $2,25,000, $25,50,000. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर गुड सेंड टू ब्रांच, तो ये लिखना पड़ेगा टू गुड सेंड टू ब्रांच. कितना हो जाएगा? 9,54,000 यहाँ लिखना पड़ेगा. रिसीव तो ब्रांच कर रहा है तो परचेज के केस में इधर आएगा और यही सेम अमाउंट हेड ऑफिस के कॉलम में जाएगा एज अ सेल. तो यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड सेल टू ब्रांच. अगर चाहो तो इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बाय गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. बाकी एंट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. बाय गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस से जो गुड्स लिया है, किसने लिया है? ब्रांच ने लिया. फिर सेल्स लिखेंगे 27,81,000, 9,50,000. 9,50,000. और कुछ नहीं बोला है. क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोला है. इसमें प्रॉब्लम ये है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोला है. अब अगर हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो मिसिंग फिगर है, एक ग्रॉस प्रॉफिट है और एक क्लोजिंग स्टॉक है. तो दो मिसिंग फिगर तो हम लोग लेजर बैलेंस करके नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ तो एक कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, यानी कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जरूर दिया हुआ है जिससे हम लोग एक तो कैलकुलेट कर लेंगे और एक बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेंगे. क्या निकाल सकते हैं? हमें पता है कि हेड ऑफिस कितना प्रॉफिट कमाता है अपने स्टॉक पे और ब्रांच कितना प्रॉफिट कमाता है अपने स्टॉक को बेच के. इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट कितना कितना सेल पे कमाया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर देखो चेक करते हैं. यहाँ पर लिख के दिखा वर्किंग.
यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखा रहा, देखो हेड ऑफिस का सेल कितना है टोटल 9,54,000 और 27,81,000, ये टोटल हेड ऑफिस ने सेल किया है। हेड ऑफिस का सेल है 9,54,000 प्लस 27,81,000, ये मैंने दोनों टोटल कर दिया, अलग अलग भी कर सकते हो, टोटल इसीलिए कर दिया क्योंकि हेड ऑफिस जो है जितने में लोगों को सेल करता है सेम उतने पे ही ब्रांच को सेल करता है। यानी हेड ऑफिस का प्रॉफिट का अगर परसेंटेज देखे, प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, प्रॉफिट बाय सेल, यानी कि 80/180, प्रॉफिट है 80 रुपीज, कितना सेल करके 180। अब मैंने सेल ही क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास सेल डेटा अवेलेबल है, तो मुझे अगर कंपेयर करना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो इंटू 80/180 करने से पता चल जाएगा कि हेड ऑफिस का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। लेकिन ये टोटल तभी कर पा रहे क्योंकि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, अगर सेम नहीं होता तो दोनों अलग अलग करना पड़ता। तो 9,54,000 प्लस 27,81 इंटू 80, 16,60,000। वर्किंग नोट नंबर 1 से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रांच का कितना प्रॉफिट है वो देखेंगे। ब्रांच का प्रॉफिट देखेंगे, ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, ब्रांच ने सेल कितना किया है 9,50,000, और ब्रांच का प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ब्रांच का कितना है। प्रॉफिट होता है ब्रांच का, ये देखो 20 रुपीज, 180 का चीज 200 में सेल होता है, तो 20/200 ऐसे करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 95,000। अच्छा, अब टोटल करते हैं। 44,35,000। 10,49,000। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करके आ जाएगा 99,000। 32, ज्यादा ही 4435 7 लाख। तो देखो दो चीज तो हम लोग बैलेंस करके नहीं निकाल सकते ना, कोई भी एक ही निकाल पाएंगे, तो जरूर कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो भी समझना पड़ेगा, जिससे हम लोग निकाल लिए कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एज वेल एज ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया। अब पीएल को इंक्रीज करते हैं यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। टू, देखते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस था, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी। $90,000, 8,500। स्टाफ सैलरी 65 और 12। सेलिंग एक्सपेंसेस 72 और 6,300। अच्छा,
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करना है। क्लोजिंग स्टॉक में जो स्टॉक रिजर्व है वो एलिमिनेट करना है। अच्छा, किसके क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व है? ऑब्वियसली ब्रांच का, क्योंकि उसी को लोडिंग लगा के भेजा जाता है, हेड ऑफिस का तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक देखो, ब्रांच का कुछ है नहीं, अगर होता तो उसका भी एलिमिनेट करना पड़ता, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का कुछ नहीं है कि हम लोग उसका स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करें, तो यहाँ पर ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है 99,000, उसका स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करेंगे टू स्टॉक रिजर्व 99,000। अच्छा, अब इस पे कितना रिजर्व इंक्लूडेड है? हेड ऑफिस कितना प्रॉफिट लगा के सेंड करता है? 80, ठीक है। 80 का हमें वैल्यू निकालना है, और ये कितने का वैल्यू है? ये 180 का है। क्यों? ये स्टॉक किस पे वैल्यू किया गया है? ब्रांच ने जितना में स्टॉक परचेज किया था उसका क्लोजिंग स्टॉक उतने में ही दिख रहा होगा, जो बचा हुआ स्टॉक है उतने में ही दिख रहा होगा। जैसे मैंने बोला, मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया था कि 120 रुपीज का दो स्टॉक था, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एग्जाम्पल लिया था ना, 120 का दो स्टॉक था, मैंने ऐसे बोला 240, ठीक है, जिसमें से एक सेल हो गया 150 का, बाकी बच गया 120। तो कौन सा वैल्यू दिख रहा है? जिसपे उसने परचेज किया है ब्रांच पे, ठीक है। तो इसका मतलब उसका जो कॉस्ट है वो 120 होलसेल प्राइस है, तो ब्रांच के लिए उसका कॉस्ट कितना है? 180, ठीक है। तो ये जो है ये तो कॉस्ट है, ये 180 के मतलब इक्विवेलेंट है, तो डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो पर वैल्यू का पता चल जाएगा, और 80 का वैल्यू पता चल जाएगा। 80 पता चलने का मतलब जो लोडिंग लगाया हुआ था वो पता चल जाएगा। तो 90,000 इंटू डिवाइडेड बाई 180 इंटू 80, तो 40,000 हम लोग को लिखना पड़ेगा। 40, ये 99,000, सॉरी 44,000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इधर नहीं होगा क्योंकि ये तो हम लोग का क्या है, ब्रांच का साइड है, ठीक है। तो हेड ऑफिस के साइड में लिखेंगे, क्योंकि हेड ऑफिस को पता है कि उसे अगर अपना सही प्रॉफिट निकालना है तो उसे जो स्टॉक रिजर्व है उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हम लोग निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट। 16,60,000 और 95,000। माइनस 44,000 माइनस 90,65,72, 13,89,000। 95,000 माइनस 8500, 12,6300, 68,200, ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखना चाहिए था मुझे, 95,000, 68,200। अब नीचे ही लिख देते हैं, नहीं तो लग रहा है कि किसी और डेटा का आंसर है। 138,9,000, 13,89,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, स्टॉक रिजर्व निकाला। स्टॉक रिजर्व कैसे निकाले? कितना रिजर्व है, देखो कितना रिजर्व है। स्टॉक रिजर्व हमेशा 80, ठीक है। 100 का चीज 180 लगा के 180 पे जा रहा है, तो रिजर्व है 80। जब कॉस्ट जो परचेज कर रहा है उसका 180 है, हमें किससे कंपेयर करना है? अब अपना ब्रांच अपना क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाएगा? 180 पे दिखाएगा, तो 180 इक्विवेलेंट टू 99,000, तो 80 इक्विवेलेंट टू कितना होगा? तो स्टॉक रिजर्व निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं करना होता है। देखो, होलसेल प्राइस मेथड जस्ट ट्रेडिंग पीएल मेथड से ही हमें करना पड़ेगा जब भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल मेथड देगा, और क्वेश्चन में कैसे समझोगे कि होलसेल प्राइस मेथड दिया है? क्वेश्चन में जब लैंग्वेज आएगा कि होलसेल प्राइस का बात कर रहा है, तो ही पता चल जाएगा ना कि होलसेल प्राइस मेथड से दिया है। क्योंकि लैंग्वेज में बोलेगा ना कि हेड ऑफिस जो है अपने ब्रांच को होलसेल प्राइस में जो है प्रोडक्ट सेंड करता है, ठीक है। ऐसे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, अब और एक इस होलसेल प्राइस का और एक ही क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 8 है।
ये वाला देखो, मेसर्स राहुल ऑपरेट्स ए नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट। मेसर्स राहुल जो है इनका बहुत सारा रिटेल आउटलेट है, ठीक है। टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस, जिनको ये गुड्स होलसेल प्राइस पे देते हैं, इस कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। These outlets sell the goods at retail price which is wholesale price plus 20%। पहले इस चीज को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि इनका बिजनेस चलता कैसे है। इलस्ट्रेशन 8, तो देखो इनका अपना एक होलसेल प्राइस है, वो कितना है, वो है कॉस्ट प्लस 25%। ऐसा क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, ये देखो होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 25%। अब कॉस्ट हम लोग क्या मानेंगे, 100, और 100 पे 25%, यानी कि 125, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये अपने आउटलेट्स जो रिटेल सेल करते हैं उनको क्या करता है, एट रिटेल प्राइस सेल करते हैं गुड्स होलसेल प्राइस प्लस 20%, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ब्रांच जो है मतलब रिटेल आउटलेट, बेसिकली रिटेल आउटलेट को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। कितने में ट्रांसफर करेंगे, होलसेल प्राइस प्लस 20%। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो हम नहीं बोल रहे, 20% लगा के होलसेल प्राइस पे, तो होलसेल प्राइस है 125, इस पे हमें लगाना है 20%। 25 रुपीज प्लस 125, तो टोटल हो जाएगा 150 रुपीज, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। अच्छा अब ये चीज में निकाल लेते हैं। इसका मतलब होलसेल प्राइस में जब ट्रांसफर होता है तो उस पे कितना प्रॉफिट लग के ट्रांसफर होता है, 125 का चीज 150 में जाता है, 25 प्रॉफिट। अच्छा, और कस्टमर को ये कितने में सेल करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर द आउटलेट सेल द गुड्स एट रिटेल प्राइस। अच्छा आउटसेट, अच्छा ये इतने में, मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये ट्रांसफर होता है कॉस्ट प्लस 25% में, ये वाला, ठीक है। कॉस्ट प्लस 25% में रिटेल आउटलेट का सेल प्राइस, ये रिटेल आउटलेट का सेल प्राइस है, ठीक है। होलसेल प्राइस प्लस इतना, तो इनका प्रॉफिट कितना होता है, ये कितना प्रॉफिट लगाते हैं, इनका प्रॉफिट हो जाएगा, इनको मिलता है 125 में और ये सेल करते हैं 50 में, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 150 माइनस 125, यानी कि 25, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि जो राहुल मेसर्स राहुल है उनका, उन्होंने अपने जो भी रिटेल आउटलेट्स है उनको होलसेल प्राइस में ट्रांसफर करते हैं स्टॉक। होलसेल प्राइस उनका है कॉस्ट प्लस 25%, यानी 125, और रिटेल आउटलेट उसे सेल करता है होलसेल प्राइस प्लस 20% पे, यानी 150 पे। तो रिटेल आउटलेट का प्रॉफिट कितना होता है, 125 का प्रोडक्ट 50 में, यानी 25, ठीक है। यही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। Rahul operates a number of retail outlets to which goods are invoiced at wholesale price which is cost plus 25%, ठीक है। उसके बाद यानी कि 25 रुपीज का प्रॉफिट लगा के भेजा जाता है। और दीज आउटलेट सेल गुड्स एट रिटेल प्राइस, ये रिटेल प्राइस पे बेचते हैं। रिटेल प्राइस है कितना, होलसेल प्राइस प्लस 20%, यानी 150। अब इनका प्रॉफिट कितना होता है पर सेल पे, 25 का। अच्छा अब हमें बोला है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट, एक आउटलेट का कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। स्टॉक ओपनिंग, स्टॉक गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट, आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, ग्रॉस प्रॉफिट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये क्वेश्चन ऑफ दिया है, हमें फाइंड आउट करना है। एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर, स्टॉक एट द आउटलेट, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक। हमें क्या प्रिपेयर करने को बोला है, आउटलेट स्टॉक अकाउंट। अच्छा आउटलेट प्रॉफिट अकाउंट मतलब वही ट्रेडिंग पीएल, स्टॉक का मतलब तो ट्रेडिंग ही हो गया ना, ट्रेडिंग में तो स्टॉक का ही डिटेल्स होता है, और एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो 3 अकाउंट हम लोग बनाते हैं। आउटलेट स्टॉक, अब यहाँ पर नाम थोड़ा अलग अलग दिया है तो हम लोग वैसे यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसा नाम दिया है कंसेप्ट वही रहेगा, आउटलेट स्टॉक अकाउंट। और आउटलेट पीएल अकाउंट। स्टॉक रिजर्व, अब यहाँ पर एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 30,000, इसके बाद
गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट, आउटलेट को 3,24,000 का स्टॉक ट्रांसफर हुआ था, तो टू गुड्स रिसीव्ड। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 60,000। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है, दे दिया है तो लिख लेते हैं, नॉर्मली तो निकालना पड़ता है, अब दे दिया है लिख लेंगे, प्रॉफिट इतना होगा। अच्छा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ है, तो वो कहाँ लिखा जाता है? देखो, फाइनल अकाउंट जब हम लोग करते हैं तो अगर हम लोग जो भी स्टॉक परचेज करते हैं उसका तीन कंडीशन हो सकता है, या तो वो स्टॉक सेल हो गया तो बाई सेल हो जाएगा, या तो वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में चला गया तो बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ता है, और अगर उसमें से कुछ स्टॉक मतलब फॉर सम रीजन अगर लॉस हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस वगैरह, तो वो यहाँ पर लिखना पड़ता है बाई एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि नहीं तो स्टॉक का कैलकुलेशन हमारा मैच नहीं होगा ना। देखो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जैसे कि देखो हमारे पास सपोज हम नंबर ऑफ स्टॉक से दिखा रहे हैं, हमारे पास 12 स्टॉक था, ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक, जिसमें से जो है 7 स्टॉक सेल हो गया, तो बचा कितना? 5 स्टॉक, ठीक है, लेकिन 5 में से 3 ही बचा है, क्योंकि 2 स्टॉक जो है वो हम लोग का लॉस्ट बाय फायर हो गया। तो अगर हमें मैच करना है दोनों साइड तो हमें सारी चीजों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12, तभी ना होगा कि इतने स्टॉक में इतना सेल हो गया, इतना लॉस हो गया, इतना हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमें सारा डेटा ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो है इसमें से क्या क्या डेटा अवेलेबल है देखते हैं। एबनॉर्मल लॉस तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ये पीएल में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 36,000। अच्छा, अब यहाँ पर सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेल कैसे करेंगे? प्रॉफिट दे दिया है तो उससे सेल निकाल सकते हैं, पहले इसका टोटल करते हैं, देखो कितना है, 90,000, 90,000 प्लस 3,24,000, 4,14,000, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर करके आएगा ये वाला डेटा। अब सेल कैसे निकालेंगे? देखो, 60,000 का प्रॉफिट है, अब जो आउटलेट है वो कितना प्रॉफिट कमाता है पर स्टॉक सेल पे? 25, यानी 60,000 इज इक्विवेलेंट ऑफ 25, ठीक है, तो 25 इक्वल टू 60,000, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, और हमें सेल वैल्यू निकालना है। अब इनका सेल वैल्यू कितना है? 150, तो हमें 150 का वैल्यू निकालने से ही सेल वैल्यू मिल जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड। ये देखो, 25 प्रॉफिट होता है अगर सेल वैल्यू होता है 150, ठीक है, तो वैसे ही अगर प्रॉफिट 60,000 है तो सेल वैल्यू कितना होगा? 150 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 60,000, हो गया ना, 1 होने से 150 बाई 25, यूनिटरी मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का, चेक करते हैं कितना होगा। 3,60,000। अब टोटल करते हैं, 3,60,000 प्लस 36,000 माइनस 4,14,000, तो बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा 18,000 का एबनॉर्मल लॉस है। अच्छा, अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे पीएल। अब सबसे पहले जीपी ब्रॉट डाउन कर लेंगे। क्या क्या एक्सपेंसेस है? देखो, एक्सपेंसेस 20,000। अच्छा, अब ये वाला डेटा 18,000 ये भी यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा हम बता देते हैं, पहले लिख लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस गुड्स लॉस्ट। ये क्यों आएगा? देखो, जब भी कोई स्टॉक लॉस होता है, अगर तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में, ये पॉइंट मैंने पहले ही बताया है, एक बार फिर से बताते, जैसे मान लो एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो हम लोग का एंट्री क्या होगा? सबसे पहले जब हम लोग इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करें तो एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ये हम लोग का एक लॉस है, ये तो स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए ट्रेडिंग में लिखा जा रहा है, अब एबनॉर्मल लॉस हम लोग का लॉस है, तो ये लॉस पे मान लो इंश्योरेंस किया हुआ है, तो अगर इंश्योरेंस किया हुआ होता तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होता, तो हम लोग क्या लिखते? बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो 10,000 मिला, ठीक है, तो फिर लॉस कितना हुआ? पीएल डेबिट बोल के लॉस हो जाएगा 8,000, क्योंकि अगर इतने लॉस में मुझे 10,000 इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है तो 8,000 का ही लॉस हुआ, तो टू क्या हो जाएगा? टू यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का एबनॉर्मल लॉस, कितना? 18,000, ठीक है, तब हम लोग उसे पीएल में लिखते हैं, ये हम लोग का बैलेंस शीट में जाता है, तो इसीलिए ये पीएल में आएगा ना। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमें कुछ इंश्योरेंस किया नहीं है तो कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, फुल्ली लॉस हो गया, तो सेकेंड एंट्री 18,000 पीएल में ट्रांसफर होगा, तो हम लोग इसे 18,000 यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। अगर रिसीवेबल कुछ अमाउंट होता
होता तो उतना रिड्यूस करके ट्रांसफर करते। तो ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट में जो 3 जगह आता है, ठीक है। एक तो ट्रेडिंग में आता है कितना स्टॉक लॉस हुआ वो पूरा दिखाओ, जितना पीएल में उतना दिखाना है जितना हमारा लॉस हुआ, ठीक है। अगर कुछ भी इंश्योरेंस किया हुआ नहीं है तो फुल्ली लॉस है, ठीक है। अगर इंश्योरेंस किया हुआ है तो लॉस अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, रिसीवेबल अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट देखना। 60,000 और यहाँ पर 30,000 से ये 30,000 माइनस करने से 30 से 8,000 लेस हुआ, मतलब 22,000। 60,000 ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया। अब हमें प्रिपेयर करने बोला है स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग स्टॉक रिजर्व कहाँ देखेंगे, स्टॉक रिजर्व हम लोग का कहाँ कहाँ होगा, ये देखो ओपनिंग स्टॉक है तो इसमें भी निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था ओपनिंग होता तो यहाँ पे निकालना पड़ता, ठीक है। तो क्योंकि सिर्फ ब्रांच जो है सिर्फ और सिर्फ अपने हेड ऑफिस से ही लेता है तो उसका स्टॉक रिजर्व होगा, तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो देखो हमें यहाँ पर ना रिजर्व सिर्फ निकालने नहीं बोला है, स्टॉक रिजर्व का अकाउंट बनाने बोला है। तो रिजर्व कैलकुलेट करना एक लाइबिलिटी होता है रिजर्व, ठीक है। तो अगर रिजर्व का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो हमें लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी, और अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, जैसे हम लोग प्रोविजन का लिखते हैं, ठीक है। और करेंटली जो स्टॉक रिजर्व है उसको हम लोग लिखेंगे बाई पीएल, वो पीएल में चार्ज होगा, ठीक है। करेंटली जो स्टॉक रिजर्व है वो पीएल में चार्ज होगा। कैसे, ये देखो अभी तो हम लोगों ने पीएल में ही चार्ज किया था ना, ये देखो पीएल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन किया जहां पर हम लोगों ने स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट किया, यहाँ पर 44,000 का तो एंट्री क्या हुआ था, पीएल टू स्टॉक रिजर्व, वही हुआ था ना, तो बाई पीएल। क्योंकि स्टॉक रिजर्व को पीएल में दिखा के हम लोग सही पीएल कैलकुलेट कर रहे हैं। पीएल में चार्ज करने का मतलब क्या, जो प्रॉफिट दिख रहा है उसको कम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रॉफिट को सही करने के लिए हमें स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो वही हम दिखा रहे हैं। तो फिर एंट्री क्या होता है, जब स्टॉक रिजर्व को हम लोग टू स्टॉक रिजर्व लिख रहे हैं तो पीएल टू स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट में क्या एंट्री होगा, बाई पीएल अकाउंट बोल के करंट ईयर का जो स्टॉक रिजर्व होगा। करंट ईयर में कितना क्लोजिंग स्टॉक है देखते हैं, 36,000, ठीक है। करेंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है 36,000। अच्छा, अब इसमें कितना रिजर्व है तो देखते हैं। ब्रांच मतलब जो रिटेल स्टोर है उनका रिजर्व होता है 25, ठीक है। 25 रिजर्व होता है अगर हम लोगों का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट प्राइस अगर है कितना 125 का जो स्टॉक परचेज होता है उसमें 25 का स्टॉक रिजर्व होता है, तो 25/125। 7,200, ठीक है, 7,200, ठीक है। ये हो जाएगा पीएल का एंट्री। कैसे वो हम फिर से बताते हैं, हम लोग जैसे स्टॉक का रिजर्व कैलकुलेट करते हैं सिंपल, वैसे ही मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाओ, इसीलिए मैंने बनाया, ठीक है। तो ये हम लोग का करेंटली हो गया। अब प्रीवियसली जो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, ये जब इसका जब अकाउंट मतलब ये तो हम लोगों ने ब्रॉट डाउन किया ना, तो इस ये जब क्लोजिंग स्टॉक हुआ था तब इसका भी स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का जो स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट हुआ है, जैसे देखो ये जब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा ये वाला, ठीक है, ये तो पीएल हुआ है, इसका क्लोजिंग यहाँ पर आएगा। जैसे इसको अगर हम लोग दो सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, तो ये बाई पीएल हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी बोल के कितना आ जाएगा 7,200 की करेंटली इतना स्टॉक रिजर्व। अब यही नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी बोल के 7,200, ठीक है। तो वैसे ही प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है उसका स्टॉक रिजर्व ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा, जो हम लोग इधर ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कितना होगा, 30,000 है ओपनिंग स्टॉक, और सेम अमाउंट ऑफ हम लोग जो है रिजर्व कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें बोला नहीं है कि प्रीवियसली कुछ और डेटा रहा है, ठीक है। हम लोग का वही डेटा फिक्स्ड है, कुछ अलग डेटा बोला नहीं है। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 6,000, ठीक है। ये हम लोग का 6,000 का प्रीवियसली स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो इधर लिखेंगे टू पीएल बोल के, ठीक है। 6,000 मतलब ये पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। जैसे पहले से अगर प्रोविजन क्रिएटेड होता है तो मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, ऐसे हम लोग न्यू और ओल्ड प्रोविजंस को एडजस्ट करके भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं ना, बाई पीबीडीडी जो पुराना प्रोविजन है उसको इधर ब्रॉट डाउन करते हैं, और ये पीएल में एंट्री क्या होता है, पीबीडीडी टू पीएल होता है, वही हुआ, ठीक है। वही हुआ, वैसे ही हुआ, रिजर्व टू पीएल हुआ, क्योंकि प्रीवियस जो स्टॉक रिजर्व था उसको भी हम लोगों ने बाई पीएल बोल के दिखाया होगा, फिर उसे क्लोज किया होगा। वही हम बोल रहे हैं कि पहले का जो स्टॉक रिजर्व है वो जब हम लोग ओपन करेंगे तो वो इधर टू पीएल बोल के आएगा, और करेंटली जो बना हुआ ऐसे होगा। तो ये टोटल करने से हम लोग का हो जाएगा 13,000
200 और यहाँ पर भी हो गया 13,200। अब देखो ना, ये जब हम लोग का ब्रॉट डाउन होगा तो बाई, अब अगर मान लो नेक्स्ट ईयर फिर से स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए बोले तो कैसे बनेगा, ये देखने से समझ में आएगा। देखो ये ब्रॉट डाउन हम लोग ऐसे करेंगे ना, बाई बैलेंस BD 7200, क्योंकि जब कोई क्लोजिंग स्टॉक बना था रिजर्व वाला तो उसका रिजर्व जरूर कैलकुलेट हुआ था। वैसे ही प्रीवियसली ये 30,000 का जो स्टॉक था उसका भी स्टॉक रिजर्व जरूर कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है। तो 6,000 तो ये हो जाएगा। और करेंटली जो स्टॉक रिजर्व बनेगा उसको हम लोग टू बैलेंस CD बोल के दिखाएंगे, तो वो PL में चार्ज होगा, तो बाई PL बोल के दिखाएंगे, ठीक है, जितना चार्ज होगा। और जो स्टॉक रिजर्व हम लोग ब्रॉट डाउन कर रहे हैं वो हम लोग PL में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे अभी बोला कि हम लोग जो PVDD ओल्ड PVDD ट्रायल बैलेंस में रहता है उसको हम लोग अगर क्रेडिट साइड में दिखाना चाहे तो बाई PVDD बोल के दिखाते हैं ना, तो PVDD टू PL वैसे ही होता है, ठीक है। ये एंट्री स्टॉक रिजर्व टू PL, तो इसको बोलते हैं कि हम लोगों ने इसे फिर से ओपन किया, ठीक है। तो ये हम लोग का ऐसे हो जाएगा। PL अकाउंट में दिखाने से हम लोग कैसे दिखाएंगे, PL अकाउंट में दिखाने से करेंट स्टॉक रिजर्व को हम लोग इधर दिखाएंगे 7200 और जो ओल्ड स्टॉक रिजर्व उसे हम लोग इधर दिखाएंगे, वही चीज किया हुआ है और कुछ नहीं। तो एंट्री हम लोग का स्टॉक रिजर्व टू PL होता है। तो अगर स्टॉक रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल दे तो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें नहीं बोले कि रिजर्व अकाउंट बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग हेड ऑफिस का अकाउंट अगर हमें साथ ही साथ बनाने के लिए बोला जाता है तो वहीं पर स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करके दिखा देंगे। तो होलसेल प्राइस मेथड कोई नया मेथड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच का ही एक मेथड है और ट्रेडिंग PL मेथड से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का जो है डिपेंडेंट ब्रांच का जो है कंसेप्ट पूरा खत्म होता है। एक होलसेल प्राइस बाकी था वो भी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट, ठीक है। सिर्फ इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट बाकी है और फॉरेन ब्रांच, ठीक है। चैप्टर तो बड़ा ही है पता है मुझे, लेकिन डिपेंडेंट हम लोग का हो गया। तुम लोग डिपेंडेंट को एक बार पूरा गो थ्रू कर लो, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हुआ है। और भी शायद कुछ क्वेश्चंस होगा, लेकिन एक बार तो हमें जो भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है उसका नॉलेज मिल गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।